हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ब्लॉक 1 का है। इसमें कि हम दो टॉपिक देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट क्या है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखने वाले हैं और इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये दो टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है को टॉपिक एग्जाम के लिए। तो आपको क्या इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि क्या आप दोनों टॉपिक को क्या आप अच्छे से समझ सको और अपने एग्जाम में लिख सको। तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को क्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से दो टॉपिक को समझ सको कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है और इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है और दोनों का क्या डिफरेंस है, आज आप इस वीडियो में अच्छे से समझ सकोगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। तो सोशियोलॉजी इमर्ज एज ए distinct academic discipline in the early 19th century, shaped by significant social, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस पर्टिकुलरली इन यूरोप। तो सोशियोलॉजी इमर्स मतलब सोशियोलॉजी का जो शब्द है वो कहाँ से उभर के आया है, ये एक अलग ही एकेडमिक डिसिप्लिन है। कब का, 19th सेंचुरी से, जो किसके थ्रू मतलब जो शेप किए गए थे, जैसे कि सोशल के थ्रू, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू ये सोशियोलॉजी का क्या पूरा वर्ड उभर के आया है। पर्टिकुलरली जो वर्ड आया था वो कहाँ आया था, एक यूरोप में पाया गया था। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन एंड द political upheaval of the French Revolution created new social problem and lead the thinker to critically examine how society and function involve। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो प्रॉब्लम जो हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, कौन कौन सा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो क्रांति हुआ था पॉलिटिकल से रिलेटेड, ये क्या क्रिएट करता है, एक न्यू सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो थिंकर्स होते हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हुआ करते, जो किसकी इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में जो फाउंडर्स थे, थिंकर्स थे, तो उन्होंने क्या, उनको ये एक शब्द देता है एग्जामाइन करने के लिए कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करता है, सोसाइटीज़ और इन्वॉल्व करता है। ये सब किसके थ्रू हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू। ये सभी प्रॉब्लम्स के थ्रू क्या हुआ था, थिंकर्स के क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं, मीन्स जांच-बीच करते हैं कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है और कैसे डेवलप होता है। उसके बाद में आता है कि ऐसे कौन कौन से जो की मूवमेंट्स और थिंकर्स कौन कौन जो इसमें इमर्ज है, किसमें, सोशियोलॉजी में। जैसे कि फर्स्ट क्या है, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को शिक्षित करना, एक एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी चीज़ को किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि सोशियोलॉजी का है तो इससे रिलेटेड पूरी तरीके से शिक्षित करना। जैसे कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट लाइक एनलाइटमेंट लेट द ग्राउंड वर्कर फॉर सोशियोलॉजी। तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में क्या होगा, इसका इस मतलब होता है जो बुद्धि से संबंधित जो मूवमेंट था, जैसे कि एनलाइटमेंट, ये क्या करता है, एक ग्राउंड वर्क करता है, कि मतलब एक एनलाइटमेंट रखते हैं, ग्राउंड वर्क करता है, किसके लिए, सोशियोलॉजी के लिए क्या है, एक ग्राउंड वर्क रखता है सोशियोलॉजिस्ट के लिए। तो इसमें क्या होता है, थिंकर जैसे कि जॉन लॉकी एंड जीन जैक्यूस रोस्कियो एंड मोस्टेग्यूस क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं किसको, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, और किसको एम्फोसाइज करते हैं, रीजन्स को और इंडिविजुअल्स के राइट्स को। तो जो इम्पोर्टेंस जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, साथ साथ जो भी इन्फ्लुएंस है, जो बात साथ साथ क्या होता है, ये लेटर जो भी इन्फ्लुएंस होता है सभी को क्या है, वो लेटर जो भी सोशल जो थिंकर्स वगैरह आता है सभी को क्या है, सोशल थिंकर्स को क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है। ये क्या है, एनलाइटमेंट का है। उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसके बीच में हुआ था, लेट 19 से लेके 19th के सेंचुरी के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या था, द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म क्रिएटिंग न्यू सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इनइक्वालिटीज़ promoting a need for understanding the societal changes। तो जो ये किसके बढ़ावा होने के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के कारण, साथ साथ अर्बनाइजेशन होने के कारण और कैपिटलिज्म के कारण, ये सब क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, अलग एक न्यू सोशल स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करता है, साथ में इनइक्वालिटीज़, और प्रमोट करता है कि समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी सोसाइटिकल चेंजेस हुआ था, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, कैपिटलिज्म, ये सब के थ्रू क्या होता है, प्रमोट करता है समझने के लिए सोसाइटिकल चेंजेस को इन सभी चीज़ों के थ्रू। तो रैपिड शिफ्ट किस बीच में हुआ था, जैसे कि एग्रीगेरियन इकोनॉमिक का हुआ था, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल वन से। ये पूरी तरीके से किस पे इफेक्ट हुआ था, किसके रिलेशन के बीच में इफेक्ट हुआ था, किसका, एग्रीगेरियन इकोनॉमिक का और इंडस्ट्री का हुआ था। इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड स्टेट, इन सभी चीज़ों पे क्या है, पूरा प्रभाव हुआ था। फिर उसके बाद में है थर्ड आता है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में
किसके बीच में था, ये 18 से लेके सेम 19 सेंचुरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या था, जो फ्रांस रेवोल्यूशन 1718, उसके बाद में लेटर द इवोल्यूशन 1849 इन यूरोप marked a shift from monarchies and aristocratic rule to democratic the ideals। इसमें क्या था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 के बीच का था, उसके बाद में जो लेटर रिवोल्यूशन हुआ था कौन सा 1848 में यूरोप में, ये मार्क किया था कौन से शिफ्ट को, मोनार्ची का मीन्स जो राजतंत्र से रिलेटेड होता है, और एरोसिटी का मीन्स होता है जो भव्य जो रूल वगैरह होता है, किससे रिलेटेड, डेमोक्रेटिक आइडियल से रिलेटेड। ऐसी चीज़ों को ये मार्क करता है किसमें, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल चेंजेस कौन कौन से लीड थिंकर, जो पॉलिटिकल चेंजेस में जो लीड थिंकर्स हुआ करते थे, ये इनको क्या एक्सप्लोर करता है, न्यू क्या ये एक्सप्लोर करते हैं क्या, न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, साथ सोशल ऑर्डर्स को, हर एक की इंडिविजुअल राइट को। मीन्स जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो थिंकर्स जो इमर्स थे सोशोलॉजिकल में इमर्स में जो इमर्स थे, तो उनको क्या है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन क्या है, उनको अलग अलग प्रकार की एक्सप्लोर करने में चीज़ों को मदद मिलती है, जैसे कि फॉर्म्स क्या है गवर्नेंस का, क्या क्या सोशल ऑर्डर्स है, क्या क्या इंडिविजुअल राइट्स है। फिर उसके बाद में आता है कौन कौन जो फाउंडर है किसके, सोशियोलॉजी के, जैसे कि कौन कौन से फाउंडर, जैसे कि अभी हम इतने सारे थिंकर्स की बात किए थे जो इमर्स थे सभी में, तो इनमें से कौन कौन से, फर्स्ट ऑगस्टी कॉमेटी है जो कि 1798 से लेके 1857 के बीच में। तो इन्होंने क्या बताया था, often regarded as the father of sociology, committee coined the term sociology and proposed that society could be studied साइंटिफिकली। जो ऑफन अक्सर हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ऑगस्टी कॉमेटी को बताया गया है कि इससे कि आप कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो ऑगस्टी कॉमेटी क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी को कहा जाता है। उन्होंने एक टर्म बताया था, इन्होंने क्या है जो टर्म सोशियोलॉजी इन्होंने क्या है डेवलप किया था और प्रपोज किया था कि सोसाइटी को क्या है हम एक साइंटिफिकली वे में क्या स्टडी कर सकते हैं। तो साथ में इन्होंने क्या है, ही डेवलप द थ्योरी ऑफ पॉटिज्म which argue that society operate according to certain law that can be discovered through observation and analysis। तो इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने बताया कि उन्होंने एक थियरी डेवलप की थी जो क्या पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, जिसमें कि आर्गू किया जाता है कि सोसाइटी को सिर्फ किसी तरीके से चला सकते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से ही चला सकते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से कब डिस्कवर कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करने के थ्रू और अच्छी तरीके से एनालाइज करके हम क्या सोसाइटी को बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिर उसके बाद में कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स ने कहाँ से कब तक रूल किया था, जैसे कि 1880 से लेके 1883 के बीच में किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि मार्क्स ने एनालाइज किया था किसको, क्लास स्ट्रगलर को, कैपिटलिज्म को, जो इफेक्ट किसके पे करता है, सोशल इक्वालिटी पे करता है। ये किसका दावा रखता है, फाउंडेशन किसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थियरी इन सोशियोलॉजी। तो जो इनका आइडियाज था वो किस पे फोकस करता है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी का स्ट्रक्चर को और साथ साथ इंडिविजुअल लाइफ्स को, ये कार्ल मार्क्स ने बताया था। उसके बाद में एमिली डुर्किम ने क्या बताया था, जो कि इनका जो ईयर था कौन से बीच का था, 1858 से लेके 1970 के बीच में था। इन्होंने क्या बताया था, डुर्किम इज कंसिडर हैज ए फाउंडिंग फिगर इन एस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी हैज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। इनको डुर्किम को माना गया है कि ये फाउंडिंग फिगर है, मतलब शुरुआत की थी जो सोशियोलॉजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन की। ये फोकस करते हैं सोशल फैक्ट्स को, सोशल फैक्ट मीन्स नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन पे, सब जो पे चीज़ों पे क्या है ये डुर्किम फोकस करते हैं। साथ साथ ये इन्फ्लुएंस करते, प्रभाव करते हर एक इंडिविजुअल पर्सनस को। साथ साथ जो इनका जो वर्क होता वो किससे रिलेटेड था, इनका वर्क सुसाइड से रिलेटेड था, सोशल सॉलिडरिटी से रिलेटेड था, साथ में डिविजन्स ऑफ लेबर जो हेल्प करते हैं किसको शेप करने के लिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को। ये किसका था, इमेल डुर्किम का था। फिर उसके बाद में आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का कहाँ तक के बीच में था, पीरियड 1864 से लेकर 1920 के बीच में था। तो ये वेबर था वो किस पे फोकस करता है, ऑन द रोल ऑफ कल्चर, रिलीजियस, इंडिविजुअल एक्शन इन शेपिंग सोसाइटी। वेबर फोकस करता है किस किस के रोल के ऊपर, कल्चर के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, जो मदद करता है शेप करने की सोसाइटी को। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि वर्स्टन्स एंड स्टडी किया था किस कैसे सोशल एक्शन को ड्राइव कर सकते हैं मीनिंग्स एंड मोटिवेशन के थ्रू। फिर इसके बाद में सोशियोलॉजी कंटिन्यू टू ग्रो इन द लेट 19th टू अर्ली 19th सेंचुरी, हैज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी
addressing issues such as social order, inequality, religions, family structures and urbanization। तो सोशियोलॉजी क्या अब तक क्या कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है। 19 सेंचुरी से लेके अर्ली 19 से लेके अर्ली 20 सेंचुरी के बीच में भी क्या है सोशियोलॉजी क्या कंटिन्यू ग्रो हो रहा है एज ए सिस्टमिक स्टडी करके, सिस्टमिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के थ्रू क्या ग्रो होता जा रहा है, जो किस किस को एड्रेस करता है, इशू कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट एड्रेस पता लगाता है, जैसे कि सोशल ऑर्डर्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, रिलीजियस हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड अर्बनाइजेशन। इन सभी चीज़ों को क्या सोशियोलॉजी के थ्रू क्या हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है, ये तो हमने टॉपिक देखा था किससे रिलेटेड, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड था। आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इमरजेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इमरजेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, तो इमरजेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन occur in the late and 19th-20th century involving from border anthropology study of human societies। इमरजेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये एक प्रकार का एक अलग ही मतलब डिसिप्लिन है जो ओकर कब हुआ था, लेट 19 से लेके अर्ली 20 सेंचुरी के बीच में हुआ था। ये किसको डेवलप किया, कहाँ से इसको डेवलप किया जा सकता था, बॉर्डर एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट वाज shaped by combination of colonial expression involving social theory and methodological advancement that focus on the systemic study of culture, society and social structure। ये किसको मतलब जो इमरजेंस ऑफ जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी को है वो कैसे इसको शेप किया जा सकता है, इसको शेप किया जाता है किसके थ्रू, कॉलोनियल एक्सपांशन की कॉम्बिनेशन कंबाइन करके, साथ साथ जो इन्वॉल्विंग डेवलप होता है सोशल थियरी का, फिर इसके बाद में मैथोडिकल एडवांसमेंट होता है जो किस पे फोकस करता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कल्चर की, सोसाइटी की और सोशल स्ट्रक्चर्स की। फिर उसके बाद में आता है, ये तो हमने इसका डेफिनेशन देखा कि इमरजेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इमरजेंस है किसके अंदर, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। जैसे कि फर्स्ट क्या है, कॉलोनियलिज्म एंड क्रॉस कल्चर एनकाउंटर। कॉलोनिज्म एंड क्रॉस कल्चर एनकाउंटर, इसमें क्या है, यूरोप कॉलोनियल एक्सपेंशन इन द 19th सेंचुरी एक्सपोज करता है यूरोपियंस टू डाइवर्स कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। तो यूरोपियन जो कॉलोनियल एक्सपांशन था किसका 19th सेंचुरी में किसको एक्सपोज करता है, किसको मतलब खुल के जो बताता है, यूरोपियन की डाइवर्स कल्चर को, जो भी वर्ल्ड के आसपास से उनके बारे में बताता है। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ मिशनरी क्या है, एक्सप्लोर करता है, शुरुआत करता है रिकॉर्ड करना, उनकी ऑब्जर्वेशन के जो कस्टम्स के जो ऑब्जर्वेशन को क्या रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है, साथ साथ रिलीजन्स को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, किसके, इंडिजियस पीपल्स के। इंडिजियस पीपल्स का मीन्स क्या होता है, जो इंडिजियस का मीन्स होता है अपने देश से संबंधित मतलब स्वदेशी से लोगों से रिलेटेड क्या है वो, उनके कस्टम्स, रिलीजियस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड करता है किसके थ्रू, हर एक चीज़ों को क्या ऑब्जर्व करने के थ्रू। फिर उसके बाद में जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे कौन कौन से थे, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर थे, जेम्स फ्रेजर्स थे। सो टू अंडरस्टैंड एंड क्लासीफाई दिस एग्जॉस्टिक सोसाइटीज़ ऑफन फ्रॉम एंथ्रोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें क्या होता है, जो हर्बर्ट स्पेंसर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, साथ में जेम्स थे, वो क्या प्रयास करते समझने के लिए किसको और मतलब समझने को, साथ में क्लासीफाई करते किसको, एग्जोस्टिक सोसाइटीज़ को क्या है वो विदेशी से रिलेटेड जो सोसाइटीज़ है उनको क्या समझने की प्रयास करते हैं, उनको पूरी तरीके से समझते हैं। वो कहाँ से, फ्रॉम एंथ्रोनिक पर्सपेक्टिव के व्यू से, कौन से पर्सपेक्टिव, इसकी जाति संबंधी जो भी बाहर देश की जो भी विदेशी से रिलेटेड जो भी सोसाइटीज़ थी, जातियों से रिलेटेड क्या उन सब चीज़ों को क्या है वो प्रयास करते हैं कि वो अच्छी तरीके से समझ सके। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंस ऑफ इवोल्यूशनरी थियरी। इन्फ्लुएंस ऑफ इवोल्यूशनरी थियरी में क्या है, इन द 19th century social anthropology was strongly influenced by social evolution, which proposed that society progress through linear sequence of stages from primitive advanced forms of social organization। तो कौन 19th सेंचुरी के बीच में जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो किस पे पूरी तरीके से विश्वास करते थे, सोशल इवोल्यूशंस के ऊपर, जो कि किसको प्रपोज करता है, मीन्स किसको दावा करता है, ऐसे सोसाइटी प्रोग्रेस को जो कि एक लीनियर एक लंबी सीक्वेंस हो स्टेज की, मतलब प्रिमिटिव का मीन्स होता है प्राचीन एक से लेकर एडवांस फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रपोज मतलब दावा लगाता है, प्रपोज करता है थियरी को। फिर उसके बाद में कि कौन कौन से इसके एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे कि
एडवर्ड बर्न टाइलर्स थे और लेविस हैरी मॉर्गन थे, ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व होती है, यूनिफॉर्म एंड प्रेडिक्ट करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, किसको कहाँ प्रोग्रेसिंग करते हैं, कहाँ से एनिमलिज्म एंड सिंपल सोशल स्ट्रक्चर को किसमें मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ रिलीजन्स में और गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद में आता है थर्ड है डेवलपमेंट, किसका फील्ड वर्क मेथड का क्या क्या डेवलपमेंट है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्राउनिस लो मेरिस्कोफी ने क्या बताया, क्या उन्होंने क्या कंसिडर किया है, इनको माना गया है कंसिडर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी particularly for his emphasis on participant observation has a research method। ब्राउनिस मेरिस्कोफी को क्या माना गया, फाउंडर माना गया है क्या मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, पर्टिकुलरली किसके लिए कि एम्फोसाइज करते हैं किसके ऊपर, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को हैज़ ए रिसर्च मेथड के थ्रू क्या इनको माना गया है। जो इनका फील्ड वर्क था किसमें, ट्रोबिनियन आइसलैंडर के बीच में, कब के टाइम पे, अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे। तो इन्होंने क्या मार्क किया था किसको, मतलब उन्होंने किस चीज़ों पे मतलब चिन्ह एक का मार्क किया था किसके ऊपर, अवे मीन्स किसको शिफ्ट किया गया था, कहाँ से मतलब शिफ्ट किया गया था, फ्रॉम थियोरेटिकल आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी को किसमें किया गया था, फर्स्ट हैंड रिसर्च में उन्होंने क्या है, डेप्थ फर्स्ट हैंड में रिसर्च में इन्होंने दावा किया था, मीन चिन्ह बताया था, उन्होंने मार्क किया था, जो इनका मैन उन्होंने डेवलप बताया था फील्ड वर्क का। फिर उसके बाद में जो क्या है, जो अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर कौन कौन से हो गए, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने क्या बताया था, ये उन्होंने बताया था एडवांस थियरी किसका, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म्स का, जो फोकस करता है किसके ऊपर कि कैसे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो गए, फैमिली, रिलीजन्स, लॉज और फंक्शन ऑन टुगेदर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, कि ये किस पे फोकस करता है। ये मतलब जो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन थे उनका जो उन्होंने क्या किया, कौन से को उन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने बताया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी को, जो किसके ऊपर फोकस करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि कैसे ये फंक्शन करते हैं एक साथ में और कैसे मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी को। ये किसने बताया था, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया था। उसके बाद में फोर्थ है कौन कौन से इसमें थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। थियोरेटिकल डेवलपमेंट में क्या क्या है, हैज़ द डिसिप्लिन डेवलप social anthropology expanded their focus to include complex social structures, kinship system, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हैज़ ए डिसिप्लिन, जैसे कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी ने लेटर इन्होंने क्या एक्सपांड किया था, किसके ऊपर फोकस किया था, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स पे, किनशिप सिस्टम पे, साथ साथ इकोनॉमिक प्रैक्टिस पे, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। ये क्या है, थियोरेटिकल डेवलपमेंट किया था, किसमें हुआ था, इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में हुआ था। फिर उसके बाद में सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इमर्ज हैज़ ए डिसिप्लिन दैट साउट टू सिस्टमेटिकली स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़, फोकस ऑन दिस कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स, लैंड इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी मतलब कैसे उभर के आया, ये तो एक डिसिप्लिन है जो कि प्रयास करता है, सिस्टमेटिकली स्टडी करता है किससे रिलेटेड, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, जो किसके ऊपर फोकस करता है, कल्चर के ऊपर, कल्चर के ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। तो उसके बाद में द डिसिप्लिन कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू द 20th century, shaping more nuanced and holistical approach to understand the human diversity। उसके बाद में 20th सेंचुरी के बाद में धीरे धीरे क्या है, ग्रो हो रहा था सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ की सेप किया जाता था हॉलिस्टिकल अप्रोच करने के, एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए ह्यूमन की डाइवर्सिटी को, क्या है उनके कल्चर से रिलेटेड, सोशल कल्चर से रिलेटेड, उनके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अच्छे से समझने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड उन्होंने क्या है धीरे धीरे क्या उन्होंने और के डिसिप्लिन क्या है कंटिन्यू ग्रो होती जा रही है। तो अभी हमने क्या देखा, इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी देखा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखा, साथ में इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी देखा, कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप दोनों अच्छी चीज़ों को क्या है अच्छे से समझ गए होगी दोनों टॉपिक को। अगर आप नहीं समझे होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आए, क्या मैं आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको किस चीज़ से रिलेटेड आगे वीडियो चाहिए। और ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, ये टॉपिक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी मीन्स BSO C101 से रिलेटेड एग्जाम में टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो प्लीज़ ये दो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
बस जो मैंने आपको इसमें जो नोट्स प्रोवाइड किया, अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको क्या अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगी इसके अंदर। तो आपको ये पूरा वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर कुछ डाउट हो, क्वेरी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आगे और वीडियोस के लिए आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जब भी मैं BOC 101 सेट आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।